एल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था कि अगर हम हेक्सेन को, नॉर्मल हेक्सेन को वेनेडियम क्रोमियम इन ऑक्साइड्स के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब हीट करते हैं तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन। फोर्थ रिएक्शन तो ये 3 लिमिटेशन थे एल्काइलेशन के। सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि रीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं कार्बोकैटायन के। दूसरा था कि विनाइल एंड अराइल कैटायंस हम बना नहीं सकते तो ऐड नहीं कर सकते। तीसरा है पॉली एल्काइलेशंस। तो एल्काइलेशन में इन लिमिटेशंस की वजह से ऑर्गेनिक में यही फायदा है कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से कर रखी है तो ये आपको काफी टाइम सेव करके देगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अनलाइक मैथ्स आपको यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देने की जरूरत है। तो NO2 क्या है? NO2 डीएक्टिवेटर है। इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली है, तो अब जो रिएक्शंस होंगी वो काफी स्लो होंगी। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कहाँ जाएगा रिएक्शन करने के लिए? हेलो एवरीवन, आई एम शशि और आज हम वन शॉट लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि बेंजीन के रिएक्शंस, एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके कंटेंट्स पे आते हैं। तो ये आज हम इस वन शॉट लेक्चर में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, कैसे कौन से कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं, कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कब नॉन एरोमेटिक होता है, कब एंटी एरोमेटिक होता है, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। फिर सेकंड हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शंस, मतलब कौन कौन से रिएक्शंस हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कि हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ते हैं और इसके साथ साथ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एरोमेटिसिटी पे। तो एरोमेटिसिटी, एविडेंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन को देखा गया है रिएक्शंस में कि बेंजीन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। अनलाइक एल्कीन, जैसे कि हम एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रहता है तो वो एल्कीन के साथ ऐड हो जाता है। जैसे HBr है तो HBr जो होगा वो एल्कीन के ऊपर ऐड हो जाएगा, या H2O एल्कीन के ऊपर ऐड हो जाता है। लेकिन यही सब रिएक्शंस जब हम बेंजीन के साथ ट्राई करते हैं, मानते हुए कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है जस्ट लाइक एल्कीन और उसे वैसे ही रिएक्शन करना चाहिए, तो हमें कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। लाइक एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विथ Br2। जैसे Br2 के साथ हमने देखा था कि एंटी एडिशंस होते हैं, वैसे जब हम बेंजीन के साथ यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं तो बेंजीन के साथ नो रिएक्शन हमें मिल रही है। कोई रिएक्शन बेंजीन नहीं करता है जब हम Br2 के साथ डार्क कंडीशंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं। The aromatic moiety apparently exhibits a special stability that would be lost if an addition reaction were to occur। अगर यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है तो बेंजीन के पास जो भी एरोमेटिक स्टेबिलाइजेशन है वो यहाँ पे लॉस हो जाएगी, एंड देयरफॉर बेंजीन जो है वो ऐसे रिएक्शंस कर ही नहीं रहा है, एडिशन कर ही नहीं रहा बेंजीन। तो एक तो ये एविडेंस है कि बेंजीन जो है वो एल्कीन के जैसा नहीं है, स्टेबल है काफ़ी। जो रिएक्शंस एल्कीन शो करता है, लाइक कोल्ड के MnO4 के साथ सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती, कोई रिएक्शन ही नहीं होता इनफैक्ट। मतलब बेंजीन जो है ये अपनी एरोमेटिसिटी को प्रिजर्व करके रख रहा है। दिस मीन्स कि ये स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करना चाह रहा है। अगर रिएक्शन कर लेता है तो वो उसकी स्टेबिलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ये दूसरा एविडेंस है जो कि ये हमें बता रहा है कि बेंजीन जो है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, काफ़ी अनरिएक्टिव है। स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक मोइटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन कंपेयरिंग हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आप देखें कि साइक्लोहेक्सीन है, तो जब साइक्लोहेक्सीन के साथ हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हाइड्रोजनेशन में 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। एक डबल बॉन्ड जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रही है तो वहां पे 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। सीधा सीधा हम मैथ्स लगाते हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड से 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है तो दो डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से 240 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे हीट को देखते हैं तो 240 हमें नहीं मिलता, हमें हीट रिलीज 232 मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर से अगर इसी स्ट्रक्चर में हम कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं माने, डबल बॉन्ड्स को आइसोलेटेड ट्रीट करें, तो इसे जो हीट रिलीज करनी चाहिए थी वो होती 240, लेकिन 240 रिलीज नहीं कर रहा है। ये कितना रिलीज कर रहा है? ये केवल 232 रिलीज कर रहा है। तो ये जो बची हुई एनर्जी है, ये जो इतना जो स्टेबिलिटी ये गेन कर रहा है, दैट स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जैसे हम यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें हम तो ये 8 किलो जूल पर मोल मिल रही है।
इन जनरल रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यूज इसी रेंज में रहती है, मतलब 8 किलो जूल पर मोल या आप 10 किलो जूल पर मोल कह सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 8 किलो जूल पर मोल यहाँ पे है, तो यही एक वैल्यू रहती है, मतलब 8 किलो जूल पर मोल, 10, 15, 20, इस रेंज में रेजोनेंस एनर्जी हमें मिलती है। तो एक डबल बॉन्ड में 120, दो डबल बॉन्ड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 240, तो तीन डबल बॉन्ड में हम एक्सपेक्ट करते हैं 360, सीधा ट्रिपल हो जाना चाहिए हीट को। लेकिन जब हम हीट को देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को जो रिलीज हो रही है बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में, केवल ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था, तो केवल 208 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रही है। एक्सपेक्टेड था 360 और रिलीज कितना हो रहा है, केवल 208 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस 152 किलो जूल पर मोल, इसे हम रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस एनर्जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 10, 15, 20 इस रेंज में रहता है, लेकिन यहाँ पे 152 किलो जूल पर मोल की जो स्टेबिलिटी इसे मिल रही है, इस स्पेशल स्टेबिलिटी को, स्पेशल रेजोनेंस एनर्जी को हम यहाँ पे एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन नाम देते हैं। ये जो 152 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन। दिस इज एन अनयूजुअल स्टेबिलिटी या अनयूजुअल रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हो। कुछ ज्यादा ही रेजोनेंस एनर्जी आ रही है, तो ऑब्वियसली इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इस मतलब हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास एक स्पेशल स्टेबिलिटी है, दैट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अनयूजुअल स्टेबिलाईजेशन है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसे हम एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन नाम दे रहे हैं। तो ये दो एविडेंस थे जो कि हमें ये बताते हैं कि जो बेंजीन है वो काफी स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन क्या बेंजीन ही केवल अकेला कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक होता है? ऐसा नहीं है। नेचर में हमें बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जो कि ऐसे अनयूजुअल स्टेबिलाईजेशन शो करते हैं। तो क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से कंपाउंड्स, कैसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं? बेंजीन इज नॉट द ओनली कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन। अ कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया। दो क्राइटेरियाज हैं। The compound must contain a ring comprised of continuously overlapping p orbitals. एक रिंग रहना चाहिए, मस्ट है, ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है कि मस्ट कंटेन अ रिंग comprised of continuously overlapping p orbitals। पहले हम देखते हैं कि बेंजीन कैसे इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो बेंजीन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन जो है वो एक रिंग है, और यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो हम कहते हैं, एंड देयरफॉर यहाँ पे सभी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सभी कार्बन एटम्स के पास एक एक p ऑर्बिटल अवेलेबल है, जो कि एक एक p ऑर्बिटल सारे कार्बन एटम्स के पास अवेलेबल है। यहाँ पे भी एक p ऑर्बिटल है जो कि पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल का एक सिस्टम बना रहे हैं। ये जो सारे p ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल सब एक कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल का सिस्टम बना रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब सारे कार्बन रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहें। तो पहला क्राइटेरिया बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस कंटेन्स अ रिंग कंप्राइज्ड ऑफ कंटिन्यूअसली ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स। और जब सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लेनर हो जाएगा। The number of pi electrons in the ring must be a Huckel number. Huckel number रहना चाहिए जो pi electrons है। Huckel number क्या है? This is 4n plus 2 pi electrons है यहाँ पे। n की वैल्यू 4n plus 2 pi electrons है, n की वैल्यू आप 0 से पुट कर सकते हो। अगर n को 0 रखते हो तो 4 इंटू 0 0 हो गया, तो वो 2 आ जाएगा। Huckel नंबर 2 है पहला। इसके बाद अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो 6 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद 3 रखते हो तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हकल नंबर्स हैं। मतलब कि पहला क्राइटेरिया रिंग रहना चाहिए, उसके पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स का सिस्टम रहना चाहिए, एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट शुड बी हकल नंबर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बेंजीन हकल नंबर फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बेंजीन के पास 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 6 जो है वो एक हकल नंबर है, एंड देयरफॉर बेंजीन इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसी तरह से अगर हम किसी और कंपाउंड को देखें, लेट्स से कि ऐसा कोई कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली क्राइटेरिया है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन अ रिंग, शुड बी अ रिंग एक्चुअली, तो ये तो रिंग है ही नहीं। लेकिन इसके पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल का सिस्टम है कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल का सिस्टम है, लेकिन स्टिल ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं है। इस तरह के कंपाउंड को, कंपाउंड्स दैट फेल द फर्स्ट क्राइटेरिया आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, जहां पे कि एरोमेटिसिटी डिस्कस करने की बात ही नहीं है। मतलब वो कंपाउंड्स आइदर दे विल बी नॉन प्लेनर या फिर दे विल नॉट कंटेन अ रिंग, ये जैसा चेन है तो रिंग नहीं रहेगा, और या फिर उसके पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि दे आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे मानो कि एक और एग्जांपल हम एक दो लेते हैं, जैसे कि ये है इस कंपाउंड को अगर देखो तो इसके पास ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या ये रिंग है? बिल्कुल रिंग है। क्या इसके पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स हैं? तो क्या उसके लिए तुम्हें ये सोचना है कि क्या सारे एटम्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हैं। ये जो कार्बन है यहाँ पे, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया तो फिर कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल का सिस्टम नहीं बन रहा है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स नॉन एरोमेटिक। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर कट रहना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए ये दो क्राइटेरिया हमें सीधा सीधा देखना है। अगर पहला क्राइटेरिया फेल होता है, कंपाउंड्स दैट फेल द फर्स्ट क्राइटेरिया आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनके पास 4n+2 की जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे केस में इन इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। Compounds that satisfy the first criteria but have 4n electrons are anti-aromatic. तो anti-aromatic compounds for example जैसे कि ये है, इस कंपाउंड को अगर देखो साइक्लो ब्यूटाडाइईन है, तो साइक्लो ब्यूटाडाइईन को अगर हम देखें, इस कंपाउंड को एक्चुअली बहुत टाइम तक साइंटिस्ट प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये इतना अनस्टेबल होता है कि इसका प्रिपरेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर वेरी अनस्टेबल। तो इस कंपाउंड में ये रिंग है, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पास रिंग है, एंड साथ ही कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग 2p ऑर्बिटल्स भी हैं या p ऑर्बिटल्स भी हैं। लेकिन क्या ये हकल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब सिस्टम्स मीट करते हैं, ये दोनों के साथ साथ इसे प्लेनर भी रहना चाहिए। अभी हम मान रहे हैं कि ये प्लेनर है, एंड देयरफॉर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। एंड एंटी लाइक जस्ट लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड्स। इन प्रैक्टिस देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली इतने अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं कि जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, बिकॉज most compounds can change most compounds can change their geometry to avoid being anti-aromatic, as we see in the case of cyclooctatetraene। अगर हम cyclooctatetraene की बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो अगेन ये रिंग है, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि रिंग है, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग 2p ऑर्बिटल, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन क्या सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं, इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि 4n में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे?
कितना नंबर आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 12 आ जाएंगे। ये सारे जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक हम कब कहेंगे, जब ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम ये मान रहे हैं इफ इट इज प्लेनर, अगर ये प्लेनर है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। बट एक्चुअल कंडीशन में अगर एक्चुअल शेप इसका देखें तो ये एक टब शेप में रहता है। ये कंपाउंड जो है अगर इसको फोर्सफुली प्लेनर किया जाए तो ये एंटी एरोमेटिक है। एंड ऑब्वियसली अगर ये एंटी एरोमेटिक रहता है तो ये काफ़ी अनस्टेबल रहेगा, तो ये अपने प्लेनैरिटी को लूज करना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि ये प्लेनर रहे। क्या दिक्कत है, अगर ये प्लेनर रहता है तो इसके सारे 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम देखेंगे कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि इसकी इंस्टेबिलिटी का कारण बनते हैं। तो उस प्लेनैरिटी को ये अवॉइड करना चाहता है, और प्लेनैरिटी को अवॉइड करने के लिए ये एक दूसरे शेप में चला जाता है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड हो जाता है टब शेप का, मतलब इस कंपाउंड को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस कंपाउंड को, ये कुछ ऐसा ऐसे शेप में आ जाता है। ये टब शेप का हो जाता है, और टब शेप्ड होने से क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो गया। और अगर ये प्लेनर ही नहीं है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये एक्चुअली नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको काफ़ी केयरफुली आंसर करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एक्चुअल शेप के बारे में पूछा जाए तो एक्चुअली ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अगर एक्चुअल शेप देखें तो टब शेप्ड है, नॉन प्लेनर है, तो सारे 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इफ प्लेनर, क्वेश्चन अगर डिमांड करता है कि प्लेनर अगर हम रख रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, अगर प्लेनर रखते हैं तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिर ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहना चाहता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, तो वो कंपाउंड क्या चाहेगा, वो इट कैन चेंज देयर ज्योमेट्री। अगर इसके पास ज्योमेट्री चेंज करने का ऑप्शन है तो वो ज्योमेट्री चेंज करके दूसरे ज्योमेट्री में आ जाएगा, ताकि ये अब यहाँ पे सारे 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करें। अब हम डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एन्युलिन्स। एन्युलिन्स क्या होते हैं, एन्युलिन्स आर कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रिंग कंटेनिंग अ फुल्ली कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। सिंगल रिंग है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक सिंगल रिंग है एंड कंटिन्यूअस कंटेनिंग अ फुल्ली कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, इसे हम 6 एन्युलिन कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कार्बन कितने इन्वॉल्व हैं उसको भी देख सकते हो। तो 6 एन्युलिन है ये, दिस इज बेंजीन। ज़्यादा 6 एन्युलिन वर्ड यूज़ नहीं करते इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है बेंजीन। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज 10 एन्युलिन, ये जो कंपाउंड है दिस इज 14 एन्युलिन। अब ये जो 10 एन्युलिन है, इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो इस कंपाउंड में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जैसे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमें दिख रहे हैं, बट इस कंपाउंड में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों हाइड्रोजन इतने क्लोज आ जाते हैं और ये एक दूसरे को काफ़ी रिपेल करने लगते हैं। और इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इस रिपल्शन की वजह से ये हो जाता है नॉन प्लेनर। और अगर ये नॉन प्लेनर हो जाएगा तो फिर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिर ये कंपाउंड हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो इवन इफ इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, जो कि हकल नंबर है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है देयरफॉर दिस बिकम्स नॉन एरोमेटिक। वैसा इस 14 एन्युलिन में नहीं होता है। 14 एन्युलिन में अगर देखो तो हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर स्पेस है, हाइड्रोजन यहाँ पे आराम से रह सकता है, तो ये कंपाउंड रहता है प्लेनर, और अगर प्लेनर है तो ये कंपाउंड है एरोमेटिक। 10 एन्युलिन का एक और शेप होता है जिसमें कि ये ऑल सिस कन्फर्मेशन में रहता है, अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, अगर सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन भी रहते हैं तो भी ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन है वो उसे फुलफिल नहीं कर, उसे प्लेनर नहीं रख पाता है।
तो हमें ये 10 एनुलिन का एक केस याद रखना है। सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और इस रिपल्शन की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल, रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर हो गया तो फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इन तीनों वर्ड्स में बहुत क्लैरिटी रखनी है हमें, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। जब प्लेनर रहेगा तभी हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक का डिस्कशन करेंगे, अगर प्लेनर ही नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब वहां पे एरोमेटिसिटी हमें डिस्कशन नहीं करनी है। कुछ एरोमेटिक आयंस ले रहे हैं एन्युलिन के बाद, कुछ और एग्जांपल्स, आयंस भी एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे अगर आप इस फर्स्ट एग्जांपल को देखो, ए के 1 पार्ट में आ रहे हैं, तो 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड्स हैं, ये सब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लेकिन क्या ये हकल नंबर को फॉलो कर रहा है? हकल नंबर फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्लेनर है, इफ प्लेनर। सेकंड वाले केस को अगर देखो तो यहाँ पे 2 2 4, वैसे अगर लोन पेयर को देखा जाए, जैसे मानो कि सिंपल अनायन अगर देखें, तो इस अनायन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे वही लोन पेयर sp2 में आ जाए तो इसे क्या फायदा हो रहा है? अगर sp2 में आ जाता है, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो जाती है, तो ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में आ जाएगा, और p ऑर्बिटल में आने के बाद 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, एंड देयरफॉर ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है, एंड ये जो लोन पेयर है ये 2p ऑर्बिटल में आ जाता है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को अगर देखें, ये हालांकि आयन नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड देयरफॉर दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब जैसे हमने यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कहा, इसे एरोमेटिक कहा, और कैसे कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है? तो अगर आप यहाँ पे सोचो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपको एक रेजोनेंस का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, लोन पेयर नेक्स्ट टू पाई बॉन्ड। इस नेगेटिव चार्ज को आप आगे मूव करके इधर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, एंड ये रेजोनेंस तभी एग्जिबिट होगी जब वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, एंड नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड भी है यहाँ पे। तो एरोमेटिक होने के कारण ये जो आयन है ये काफ़ी स्टेबल है। अगर एरोमेटिक है, जो कि है एक्चुअली, तो फिर ये काफ़ी स्टेबल आयन हो जाएगा। इसके ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमारा एक पहले वाला वन शॉट जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको देख सकते हो। नेगेटिव चार्ज को आगे मूव करते हैं तो ये बन जाएगा ऐसा। पांचों एटम पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहो तो इसको ऐसे भी पाई बॉन्ड बनाकर एंड एक माइनस लिख सकते। नेगेटिव चार्ज सारे एटम्स पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, और ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर ये एंटी एरोमेटिक रहता, जैसे कि दूसरा जो हमने केस लिया था, उस दूसरे वाले केस को अगर देखें दूसरा जो केस था वो कटायन का था। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, साइक्लोपेंटाडाइन का कटायन है। अब हमने इसके बारे में कहा कि अगर प्लेनर रहता है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये प्लेनर ही नहीं रहेगा। और अगर प्लेनर नहीं रहेगा, अगर ये प्लेनर नहीं रहेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दिस इज नॉन प्लेनर हो जाएगा ये, और अगर नॉन प्लेनर हो जाता है तो नो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, एंड देयरफॉर दिस इज वेरी अनस्टेबल। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफी अनस्टेबल, आपको इवन इफ यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है कि पाई बॉन्ड है नेक्स्ट पे,
लेकिन यहाँ पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेनैरिटी नहीं है। जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे एटम्स को प्लेनर रहना जरूरी है ताकि वो उनके p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकें। तो दिस इज अ वेरी अनस्टेबल आयन, क्योंकि अगर ये प्लेनर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो फिर वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये अगेन 3 एग्जांपल्स हैं। इसमें अगेन रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं सारे, और साथ ही इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 जो था वो एक हकल नंबर है एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। आप इस कटायन और इस कटायन को कंपेयर कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाएगा। आप इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। एंड ये जो है दिस इज प्लेनर, और प्लेनर होने के साथ साथ दिस इज एरोमेटिक। तो ये डिलोकलाइज्ड है बट दिस इज नॉन प्लेनर। तो इन दोनों में से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। अगर हम स्टेबिलिटी लिख रहे हैं कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो एरोमेटिसिटी भी एक क्राइटेरिया आ जाता है। अब स्टेबिलाईजेशन में जो एरोमेटिक आयंस होंगे दे विल बी मोर स्टेबल दैन डिफरेंट, जो वहाँ पे कंपैरिजन में डिफरेंट आयंस लिए हुए हैं वहाँ से। वही सेकेंड केस को अगर देखें, अज्यूमिंग कि दिस इज प्लेनर, इफ प्लेनर, वैसे तो ये प्लेनर ही रहेगा, हम मान रहे हैं कि प्लेनर है एंड देयरफॉर यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड देयरफॉर ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यही जो थर्ड वाला केस है ये अगेन आयन नहीं है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयरफॉर ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कोई डिस्कशन नहीं है। कुछ और आयंस को हमने लिया हुआ है, जैसे अब सी पार्ट में फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे अगेन सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, रिंग है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने से या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। वही यहाँ पे अगर प्लेनर मान लें, अज्यूम कर रहे हैं, अगर हम अज्यूमिंग प्लेनर मानते हैं तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगेन अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, जैसे मानो कि ये आयन है, ये नेगेटिव चार्ज था, और ये दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, ये लेट से ए है और ये बी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन ए। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये एंटी एरोमेटिक है। डी वाले ऑप्शन को अगर आप देखो तो ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन से ही बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन था ये टब शेप का रहता है एंड ये स्टेबल नहीं रहता है ना। अगर अगर प्लेनर रहेगा तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज कर दें, अगर इसके हम रिएक्शन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा देते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, काफ़ी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये प्लेनर नहीं है। ये कंपाउंड जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन में आ जाता है, और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो ये जो डाई कटायन है, दिस डाई कटायन इज एरोमेटिक। सेम यहाँ पे भी सोच सकते हो, यहाँ पे भी ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी इसमें मैंने सोडियम कह दिया था, यहाँ पे जैसे सोडियम के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दो लाइक सोडियम, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो अगेन ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है। तो ये जो डाई अनायन है ये भी एरोमेटिक है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। ये भी एंटी एरोमेटिक से रिएक्शन करके
एरोमेटिक में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल, जैसे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। हेटेरोसाइकिल्स का मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब है कि कोई कार्बन को छोड़कर यहाँ पे कोई कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे इस रिंग में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम कार्बन। यहाँ पे अगर सोचें तो इस ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स हैं। ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दिस इज फ्यूरान। अब ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है ना, अगर ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो इसके पास दो दो चार दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये वाला जो पाई, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर sp2 का सिस्टम बन जाएगा। जैसे अगर आप सोचो तो ये ऑक्सीजन, जब हम sp2 कह रहे हैं तो sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए एंड बाकी जो दूसरा जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर p ऑर्बिटल का पार्ट बन जाएगा। तो सारे p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल का सिस्टम बन रहा है। और कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल का सिस्टम बनेगा तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो इसका एक जो पेयर है, एक पेयर है sp2 में और एक जो लोन पेयर है ये है 2p ऑर्बिटल के अंदर। ये ध्यान रखना है। सिमिलर हम इसमें भी कह रहे हैं, इसका नाम पाइरोल है। इसमें अगर हम देखें तो अगेन सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देखो तो नाइट्रोजन को फिर से तुम्हें sp2 मानना पड़ेगा ताकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो अगेन ये एरोमेटिक हो जाएगा। सेम पिरिडीन के साथ भी है। दिस इज पिरिडीन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर है अगर, तो नाइट्रोजन अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 तो ये जो लोन पेयर है दिस इज इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल में है ही नहीं। तो इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो दो चार दो 6। इसे काउंट नहीं करना क्योंकि ये sp2 का पार्ट है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे एंड देयरफॉर ये भी एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली ऐसा कोई और एग्जांपल अगर आप लेते हो, अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रहता है तो भी वो एरोमेटिक हो जाएगा सेम लॉजिक से। अब एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलाईजेशन थोड़ी अलग अलग हो सकती है लेकिन एरोमेटिक हो जाएंगे। जैसे बोरोन है, अगर ये जो कंपाउंड है यहाँ पे बोरोन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है और वेकेंट 2p ऑर्बिटल होने के कारण दो दो चार दो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड इसका p ऑर्बिटल तो ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये सब जो सिस्टम है ये सारे सिस्टम एरोमेटिक हो जाएंगे। तो दे आर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर इन्हें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग। नैफ्थलीन, नैफ्थलीन के पास 2p ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देयरफॉर नैफ्थलीन जो है वो एरोमेटिक है। एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो स्टेबिलाईजेशन है, हो सकता है इन्हें हम फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स के जैसा भी सोच सकते हो, लेकिन बेंजीन रिंग के इतनी स्टेबिलाईजेशन नहीं रहती है। दो दो बेंजीन रिंग को मानो फ्यूज कर दिया, यहाँ पे 3 को फ्यूज कर दिया है तो 3 बेंजीन रिंग में जितनी स्टेबिलिटी रहेगी उतनी एंथ्रासीन या फिनांथ्रीन में नहीं रहती, बट इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को अगर हम देखें यहाँ पे बॉन्ड है एक, क्लियरली नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड बना हुआ अब इन दोनों कंपाउंड्स में जब एरोमेटिसिटी हमें देखनी है तो आप देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला जो ब्रिजिंग जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर देते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरफ शिफ्ट कर देते हो तो इससे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इधर नेगेटिव चार्ज है एंड इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगर आप सोचो तो ये यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बन गया है। इस तरफ दो दो चार दो 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो रिंग है ये सेपरेटली एरोमेटिक हो गई है और ये वाली जो रिंग है यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं एंड देयरफॉर ये भी सेपरेटली एरोमेटिक हो गया है।
तो ये इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड रहता है, मतलब ये दोनों रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैं एंड इसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसे आप ज्विटर आयन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड हैं। अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करो तो इसमें काफ़ी हाई डाइपोल मोमेंट रहता है, और इस हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे। सोल्यूबिलिटी का अगर सोचो तो सोल्यूबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी वाटर में, क्योंकि पोलर है, हाईली पोलर है, और इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सिमिलर लॉजिक से क्या आप इसके अंदर एरोमेटिक दोनों रिंग्स को बना सकते हो? तो अगर हम इन दोनों, इस पाई बॉन्ड को अगर इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस कार्बन पे अगर शिफ्ट कर दें, तो अगेन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको। तो दोनों तरफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अगेन सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट काफ़ी हाई हो जाएगा। ये जो रिंग है, आप इसे ऐसे भी अगर हाइब्रिड बनाओगे तो ये ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का एरो शो करना चाहो तो इस पॉजिटिव चार्ज रिंग से नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट, एंड देयरफॉर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स अगेन काफ़ी हाई रहेंगे। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये भी एरोमेटिक हैं। अब हम आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, लिस्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जब दो रिंग एक एटम के साथ ज्वाइंड हो। जैसे यहाँ पे अगर सी ऑप्शन को देखो तो ये जो दोनों रिंग है ये एक कार्बन से ज्वाइंड है, तो सी जो है दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। और कोई रिंग, जैसे ये भी दो रिंग है लेकिन ये दो कार्बन से ज्वाइंड है, दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। एरोमेटिक, अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्यूरान है दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक। एंड बचा ये नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ए के साथ 3 जा रहा है, बी के साथ 4 जा रहा है, ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर हो रहा है। ऑर्गेनिक में यही फायदा है कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से कर रखी है तो ये आपको काफ़ी टाइम सेव करके देगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अनलाइक मैथ्स आपको यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देने की जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में आप, अगर आपको कमांड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो आप काफ़ी फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जो टाइम बचता है वो आप दूसरे मैथ्स में या फिर जनरल केमिस्ट्री, फिजिक्स में, इन जगहों पे यूज़ कर सकते हो उस टाइम को। Given below are two statements. One is labeled, again assertion reason का क्वेश्चन है। assertion पढ़ते हैं, 6 एन्युलिन 8 एन्युलिन एंड 10 एन्युलिन, 6 नहीं है ये बट इसने लिख दिया है, ठीक है, 10 एन्युलिन आर रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक। तो इस ये तो एरोमेटिक है, 6 एन्युलिन बेंजीन है, दिस इज एरोमेटिक, सही बात है। दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये भी सही मान लेते हैं क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि दिस ये टब शेप का है एक्चुअली, तो नॉट एरोमेटिक हो जाएगा। एंड ये लास्ट वाला, क्या ये एरोमेटिक है? दिस इज नॉट एरोमेटिक, है ना, ये थोड़ी एरोमेटिक है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये भी नॉन प्लेनर रहता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। रीजन एजर्शन ये रीजन है। रीजन क्या है? प्लेनैरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। तो एजर्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो इसे इसने कहा है कि एरोमेटिक है, दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। तो assertion is correct, assertion is incorrect, not correct, but R is correct. Reason correct है, planarity तो है one of the requirements of aromatic system, लेकिन assertion incorrect है। तो देख रहे हो कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। Which of the following is not an example of benzenoid compound? तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सबको आप बेंजीनॉइड कंपाउंड, जहाँ पे बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उन्हें आप बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में रख सकते हो। बट ये जो कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक, इसे आप बेंजीनॉइड नहीं कहोगे, क्योंकि
ये प्लेनर ही नहीं है, तो टब शेप का कंपाउंड है। बेंजीनॉइड मतलब प्लेनर कंपाउंड्स रहेंगे, जो जहाँ पे बेंजीन रिंग्स आपको दिख रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक? अगेन सेम क्वेश्चन, नॉन प्लेनर है एंड नॉन प्लेनर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देख सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक है, और ये तो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगेन एरोमेटिक है। तो सी हो गया आंसर इसका। अब ये ट्रोपोलोन, ये अगर आपको स्ट्रक्चर पहले से नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रोपोलोन का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होता है। ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये अब ये स्टेटमेंट अगर आप सोचो, पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल अगर काउंट करो तब तो 8 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जैसे अभी हमने ज्विटर आयन के अंदर देखा था कुछ कुछ केसेस जहाँ पे कि चार्ज सेपरेशन से अगर एरोमेटिक होता है, जैसे अगर आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देते हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करने से ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड देयरफॉर ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO ग्रुप इन ट्रोपोलोन इज इन्वॉल्वड इन एरोमेटिसिटी। तो इसका जो ये तो स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO ग्रुप जो है, दिस इज नॉट इन्वॉल्वड इन एरोमेटिसिटी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तब जाके ये 2p ऑर्बिटल का सिस्टम बन पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? अगेन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा वो स्टेबल रहेगा। हालांकि इसे इस चीज को यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक को कंपैरिजन हमें करना नहीं चाहिए, वो भी इधर आयंस के साथ। बट ठीक है, क्वेश्चन को हम ये मानते हुए कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को पूछना चाहता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअल केस में, तो हमें एरोमेटिक जो है वो केवल एक ही मिल रहा है, और ये फर्स्ट वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एंटी एरोमेटिक है। और ये जो डी है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर? अगेन एरोमेटिक का सवाल है। फिर से अगर देखो तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो दिस इज एरोमेटिक। बी जो है वो एंटी एरोमेटिक है। वैसे अगर इसको देखो तो यहाँ पे नैफ्थलीन के जैसा स्ट्रक्चर है, बट फिर ये शायद sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हमें सिंगल चूज ही करना है, तो फिर ये हम नहीं चूज कर रहे अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक? अगेन हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। नॉट एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक समझ सकते हो। जैसे ये जो है ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिस्टम हम शुरू से देख रहे हैं कि ये जो है ये प्लेनर ही नहीं रहता है, नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? एसिड का जब क्वेश्चन आता है तो आप उसके कॉन्जुगेट बेस को बना के सोचा करो कि कैसे। जैसे मानो कि यहाँ पे CH3 है, अगर CH3 है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कॉन्जुगेट बेस बना दें तो ये CH2 माइनस बन जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बी वाले केस को अगर आप सोचो तो बी वाले केस में अगर इस हाइड्रोजन को हटाते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को अगर हटा दो और इसका नेगेटिव बना दो, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक सिस्टम। तो एरोमेटिक अगर ये बन रहा है तो फिर ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह सकते हो आप। ये थोड़ा हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर है, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर है इसके पास, एल्केन के जैसा कैरेक्टर है। इवन इफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट वो नेगेटिव चार्ज लोन, ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। वही ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो लोन पेयर है, ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, एंड देयरफॉर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इन चारों में से वीकेस्ट बेस है, इन चारों में से। यहाँ पे भी आप बना के देख सकते हो इसका नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है,
और ये तो हाइड्रोकार्बन है, नेगेटिव चार्ज कहीं स्टेबिलाइज्ड नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? अगेन हमें एरोमेटिक कंपाउंड को देखना है, वही रिंग होना चाहिए, 2p ऑर्बिटल का सिस्टम रहना चाहिए, प्लेनर रहना चाहिए, और साथ ही हकल नंबर को फॉलो करना चाहिए। दो दो नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं, एक नेगेटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों तो सेम ही कंपाउंड दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा इसका, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ए में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, अगेन 2021 का क्वेश्चन है, फिर से एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने हैं। तो ए वाले में तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बी एंड सी, ओनली बी एंड सी आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। डी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है अगर प्लेनर है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक? अब नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन प्लेनर, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये नॉन एरोमेटिक है। प्यूरान अभी हमने डिस्कस किया कि एरोमेटिक होता है, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। एंड दिस इज एंथ्रासीन जो कि एरोमेटिक होता है। अगेन नॉट एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो फिर से पिरिडीन हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विथ AgNO3? इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। Ag प्लस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से Br माइनस बाहर आ जाएगा, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए। अगर इसके रिएक्शन हम AgNO3 मतलब Ag प्लस के साथ करवाते हैं, और अगर AgBr यहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाता है, Br माइनस निकल गया, तो फिनाइल कटायन बन जाएगा विच इज वेरी अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। डी वाले ऑप्शन में अगर आप देखो तो Ag प्लस के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो AgBr जब निकल जाता है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, AgBr प्रेसिपिटेट हो गया और ये एरोमेटिक बन गया। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना आसान है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, वो एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है। फिर अगेन ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक? तो नॉट एरोमेटिक में अगेन दिस इज, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच कंपाउंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक? अगेन हमसे वही पूछ रहा है कौन कौन से एरोमेटिक नहीं है। तो ए तो एरोमेटिक है, बी को अगर हम देखें तो बी में अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस इज नॉट एरोमेटिक। सी में, सी जो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, दिस इज एरोमेटिक। बी जो है ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेनर है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें बी सी एंड डी तीनों ही नॉट एरोमेटिक है। बी भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सी में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, और डी में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, तो ये भी एरोमेटिक नहीं। इसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे। तो सबसे पहली रिएक्शन जो यहाँ पे है, दिस इज फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, इथाइन को रेड हॉट या एसिटिलीन कह सकते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब पास करते हैं, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स में, एल्काइंस के अंदर भी हमने ये रिएक्शंस देखा है। डीकार्बोक्सिलेशन, जब हम सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ से ये CaCO3 सॉरी Na2CO3 यहाँ से डिपार्ट कर जाता है, और इससे भी हम बेंजीन बना सकते हैं, ये सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन, जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है, जिंक ऑक्सीडाइज Zn2+ में हो गया, और फिनॉल रिड्यूस हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो ये 3 रिएक्शंस हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम बेंजीन को, साथ ही तुम रिकॉल कर सकते हो कि हमने एल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था कि अगर हम हेक्सेन को, नॉर्मल हेक्सेन को वेनेडियम क्रोमियम इन ऑक्साइड्स के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब हीट करते हैं, तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में।
ये तो प्रिपरेशंस थे, इसके आगे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के रिएक्शन क्या क्या हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो बेंजीन है वो एल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि अगर वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो क्या खतरा है? उसकी एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन को खतरा है। वो उसकी जो एरोमेटिक मोइटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर वो एरोमेटिक ही नहीं रहेगा, तो उसकी जो एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन है वो लॉस हो जाएगी। Alkenes undergo an addition reaction when treated with bromine. Benzene is inert under the same conditions. वही reactions हमने दोबारा लिया है, इसकी reaction Br2 के साथ करते हैं तो ये product बन जाता है, लेकिन Br2 की reaction जब हम benzene के साथ करते हैं तो ये addition नहीं हो रहा है। क्यों addition नहीं हो रहा? एक तो ये non aromatic हो गया है, पहले ये aromatic था, यही structure aromatic था पहले benzene, और एडिशन के बाद अब ये sp3 हाइब्रिड हो चुका है और अब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक से एक स्टेबल से अनस्टेबल कंपाउंड की तरफ नहीं जाना चाहेगा, मतलब नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, ये भी अनस्टेबल नहीं कहेंगे इसे। Curiously, when iron is introduced into the mixture, a reaction does in fact take place. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन नहीं होती है, इसी में अगर हम आयरन ऐड कर देते हैं रिएक्शन में तो एक रिएक्शन होती तो है, बट दैट रिएक्शन इज नॉट एडिशन रिएक्शन। एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑल्दो द प्रोडक्ट इज नॉट व्हाट वी माइट हैव एक्सपेक्टेड, Br2 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है एक, इस हाइड्रोजन की जगह पे Br सब्स्टिट्यूट हो गया है। इससे हो क्या रहा है? ये पहले भी एरोमेटिक था, पहले भी इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और अभी भी इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अभी भी एरोमेटिक है। यील्ड भी बढ़िया, 75% की यील्ड रिएक्शन की। Rather than an addition reaction taking place, the observed reaction is an electrophilic aromatic substitution reaction. इसी electrophilic aromatic substitution को हम शॉर्ट में कहते हैं EAS। एल्कीन्स के साथ कैसे रिएक्शंस थे? इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेंजीन के साथ कैसे रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे Br सब्स्टिट्यूट हो गया, इन विच वन ऑफ द एरोमेटिक प्रोटॉन्स हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल एंड द एरोमेटिक मोइटी इज प्रिजर्व्ड। एरोमेटिक पहले भी था और एरोमेटिक बाद में भी है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि बेंजीन शो करता है जब हम Fe ऐड कर रहे हैं। वैसे Fe यहाँ पे रियल कैटलिस्ट नहीं है, जो रियल कैटलिस्ट है Fe और Br2 रिएक्शन करके FeBr3 बनाते हैं, वो हम समझते हैं आगे की रिएक्शन में क्या होता है। अब बेंजीन के साथ ऑब्वियसली ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस तो नहीं होंगे, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस हैं। एक्चुअली 5 रिएक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। उनके मैकेनिज्म इस पे आते हैं अभी हम, पहले हम ये रिएक्शंस देखते हैं। तो बेंजीन के ऊपर हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो बेंजीन के ऊपर इधर से अगर हम देखें तो क्लोरीन या ब्रोमीन लगा सकते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं दे आर कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शंस। क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो। फ्लोरीन नहीं लगाते जनरली क्योंकि F2 के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत वायलेंट होती है एंड आयोडिनेशन स्लो होता है, तो मोस्टली यही दोनों रिएक्शंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? ओलियम यूज कर रहे हैं। नाइट्रेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे थे। दिस रिएक्शन इज फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट्स साइंटिस्ट हैं, फ्रिडल एंड क्राफ्ट्स, जो कि जिन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, सबसे पहले बनाया था। तो फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, जिसमें कि हम बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दिस रिएक्शन इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो ये वो 5 रिएक्शंस हैं जिनका हम डिस्कशन कर रहे थे, और बेंजीन के साथ, बेंजीन के ऊपर भी एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर भी यही 5 रिएक्शन होते हैं।
मतलब हेलोजेनेशन होगा, जहाँ पे कि हेलोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड कर सकते हो, नाइट्रेशन कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर NO2 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हो, एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, और या फिर असाइल ग्रुप क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हो या फिर असाइलेशन कर सकते हो। अब सारे रिएक्शंस जो हैं वो एक कॉमन मैकेनिज्म से जाते हैं, हाँ? तब में इलेक्ट्रोफाइल्स हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, कोई ऐसा स्पीसीज जो कि पॉजिटिव चार्ज या काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो ऐसे स्पीसीज प्रिपेयर करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन आगे सेम रहती है। जैसे तो ये 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या फिर इसे एरिनियम आयन कहते हैं। मैं एक रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं विथ मैकेनिज्म। ये रिएक्शन ले लेते हैं बेंजीन के साथ। सारे रिएक्शन एक जैसा ही मैकेनिज्म से मूव करते हैं, बस हमें इलेक्ट्रोफाइल्स के जनरेशन जो पहला स्टेप है वो बस डिफर करेगा। जैसे जब हम Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन के साथ एक Cl जुड़ जाएगा, साथ में HCl बनता है। तो 3 स्टेप्स हैं, देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो Cl2 जो है ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। अगर आप AlCl3 के बारे में सोचो तो AlCl3 कैसा कंपाउंड है? AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, लीविस एसिड है। जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इसे लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? लोन पेयर अभी क्लोरीन के पास है जो कि इसे डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा Al3 इसके साथ ऐड हो गया, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया है, एंड एल्यूमिनियम पे पार्शियल मतलब फॉर्मल नेगेटिव आ गया। अब क्लोरीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करता है इधर से, और इससे ये बन जाता है Cl प्लस एंड साथ में AlCl4 माइनस। तो फिर आपको दिख रहा हो साइज मैंने बस छोटा किया है इसका। तो ये बन जाएगा Cl प्लस और ये AlCl4 माइनस। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जनरेट हो चुका है, दिस इज Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन है इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्टेप 2 जो है जिसमें कि हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, अब ये बेंजीन के साथ Cl प्लस रिएक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो काफ़ी रिएक्टिव होगा। क्लोरीन जुड़ गया यहाँ पे, वहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था पहले से, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कटायन है, अगर आप सोचो तो ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू कार्बोकटायन है, सॉरी पाई बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बोकटायन है, तो आप उससे रेजोनेंस शो कर सकते हो। एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, एरोज के साथ ड्रॉ कर लो। ये जो स्ट्रक्चर बना है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स तीनों, इन्हीं को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसी को हम एरिनियम आयन कहते हैं। तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड तो है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा आगे। मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज फिर किसी Cl माइनस से रिएक्शन कर ले तो उससे उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। ये क्या करेगा? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, डी प्रोटोनेशन है थर्ड स्टेप, जिससे कि एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। तो थर्ड स्टेप में इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर लेकर स्टेप 3 लिख रहे हैं हम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं। कोई भी वीक बेस ले सकते हो। यहाँ पे हम AlCl4 माइनस जो था उससे ये जो Cl माइनस है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बना लेगा, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, इधर Cl लगा हुआ है, एक HCl बन गया, एंड साथ में AlCl3 बाहर निकल गया। AlCl3 जो कि फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था लास्ट स्टेप में बाहर आ गया, एंड देयरफॉर दिस इज अ कैटलिस्ट।
तो ये पूरी रिएक्शन है, यही 3 स्टेप्स सभी जगह पे यूज हो रहे हैं। वापस से देखते हैं। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, Cl प्लस बनाया, ऐसे ही Br प्लस बना सकते हैं, कार्बोकटायंस बना सकते हैं, NO2 प्लस बना सकते हैं, SO3 ग्रुप्स हैं, असाइलियम आयन बनते हैं डिफरेंट जगह पे। तो ये फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br प्लस आएगा तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, NO2 प्लस आएगा तो यही रिएक्शन होगी, SO3 आएगा तो यही रिएक्शन होगी, कार्बोकटायंस आएंगे तो यही रिएक्शन होगी। सबसे पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद फिर डीप्रोटोनेशन, जहाँ की ये H प्लस लूज कर रहा है ताकि वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर ले। होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स की लिस्ट है जो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इन रिएजेंट्स को यूज करते हैं, जैसे HNO3 और H2SO4। तो HNO3 और H2SO4 को यूज करते हैं टू मेक नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस बनाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में HNO3 और H2SO4 में अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ जानते हो तो आपको ये पता होगा कि जो HNO3 है वो वीक एसिड है, वीकर एसिड है देन H2SO4। तो अगर H2SO4 उससे स्ट्रॉन्ग है वो अपना H प्लस लूज करेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये H प्लस गेन करता है, और जब H प्लस गेन करेगा तो ये बन जाएगा NOH2 प्लस, O माइनस एंड प्लस है इस पे, ये डबल बॉन्ड बनता है, H2O यहाँ से डिपार्ट कर जाता है तो ये बन गया एंड डबल बॉन्ड हो एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नाइट्रोनियम आयन। ये H प्लस गेन कर रहा है और ये H प्लस लूज कर रहा है। जो H प्लस लूज करता है वो एक एसिड है, जो H प्लस गेन कर रहा है वो एक बेस है। ऑब्वियसली यहाँ पे HNO3 है, तो जो एसिड और बेस है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज हैं। HNO3 वाटर के सामने तो एसिड के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर सामने H2SO4 है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर वो H प्लस गेन करता है और वो वहाँ पे H2SO4 के सामने वो बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ होते हैं, ये सब रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो हम एसिड एंड बेस के जैसा बिहेवियर देखते हैं। अब जैसे नाइट्रोनियम आयन बन गया तो इसके बाद ये बेंजीन के साथ सिमिलर तरह से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे HNO3 कैसा बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, एंड H2SO4 जो है वो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है और नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन थी नाइट्रेशन की। दूसरी रिएक्शन जो है वो यहाँ पे सल्फोनेशन की रिएक्शन दी हुई है। H2SO4 एंड SO3 का जो मिक्सचर है इसी को ओलियम कहते हैं, H2S2O7 भी लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है या फिर HSO3 प्लस भी लिख सकते हो। एरोमेटिक प्रोडक्ट इज ए सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। Cl2 AlCl3 के साथ हमने देखा क्लोरीनेशन कह सकते हो इसे या हेलोजेनेशन। मैकेनिज्म हमने लिखा था कि Cl प्लस बन जाता है, Cl प्लस जो कि क्लोरोनियम आयन है। सीधा सीधा रिएक्शन भी लिख सकते हो कि Cl माइनस इसने गेन कर लिया, AlCl3 अगर Cl माइनस गेन कर लेगा तो AlCl4 माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा Cl प्लस। Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन हो रही है, ब्रोमोनियम आयन बन रहा है। फिर वही बात FeBr3 जो है वो Br माइनस गेन कर लेगा तो वो बन जाएगा FeBr4 माइनस एंड साथ में Br प्लस, तो वो जो Br प्लस है वो है ब्रोमोनियम आयन। इसके बाद तो इसे हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, जैसे इसे हमने क्लोरीनेशन कहा, दिस इज ब्रोमिनेशन। अब ये सब कुछ एल्काइलेशन रिएक्शंस हैं। पॉजिटिव देखो, एल्कीन के साथ जब H प्लस ले रहे हैं, एल्कीन है और इसके साथ H प्लस अगर हमने लिया है तो ये एल्कीन H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, और जब किसी भी तरफ तुम हाइड्रोजन ऐड कर दो, जब हाइड्रोजन ऐड करोगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि एक कटायन है। कहीं पे भी कार्बोकटायंस अगर बन रहे हैं, कार्बन कटायंस अगर बन रहे हैं, कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो कि कार्बन पे है, दैट इज ससेप्टेबल फॉर रीअरेंजमेंट्स। तुम्हें ये हमेशा केयर करना पड़ेगा कि वो जो कंपाउंड है वो रीअरेंज तो नहीं हो रहा है। कार्बोकटायंस के साथ ये हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है।
तो यहाँ से कार्बोकैटायंस बन जाएंगे, अ काइंड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कह सकते हो। बट ओरिजिनली जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वो ये है, बाकी को भी हम वैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कहते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ क्या होगा? अल्कोहल R3OH है, ये H प्लस गेन करेगा, और H प्लस गेन करेगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस, जो कि एक H2O लूज करेगा, एंड फिर ये R या एक COH भी लिख देते हैं यहाँ पे, R3COH है, तो ये R3C प्लस बन जाएगा, जो कि एक कार्बोकैटायन है। अगेन कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं। R3C Br के साथ FeBr3 भी ले सकते हो, AlBr3 भी ले सकते हो। ये असाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है असाइलेशन के अंदर? RCOCl है, अगर आप देखो इसे, RCOCl अगेन AlCl3 के साथ अगर रिएक्शन करा रहा है, फिर से तुम वही सोच सकते हो, Cl माइनस इसने गेन कर लिया, तो ये बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब Cl माइनस यहाँ से निकल गया, कार्बन पे इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, इसे हमने लीनियर क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई है, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं होती है। अगर आप अगेन रेजोनेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करो, लोन पेयर इज नेक्स्ट टू अ कार्बोकैटायन, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और ये RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज असाइलियम आयन, और ये जो असाइलियम आयन है ये रीअरेंज नहीं होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो रीअरेंज नहीं होगा। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये असाइलेशन का RCOCl जो है, असाइलेशन रिएक्शन हो रही है, नो रीअरेंजमेंट्स अकर। असाइलेशन के अंदर या फिर एनहाइड्राइड से सेम रिएक्शन कर सकते हो, एंड एनहाइड्राइड से भी असाइलियम आयन प्रिपेयर हो जाता है, यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। तो सिंपल सी चीजें हैं, तुम्हें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे हम, और फिर उस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा रहे हैं, आगे बेंजीन के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड फिर थर्ड स्टेप में प्रोटॉन लूज कर रहा है वो, एंड देन एरोमेटिसिटी उसकी रीगेन हो जाएगी। ये कुछ और एडिशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के साथ। बेंजीन निकल के साथ हाई टेम्परेचर पे बेंजीन के डबल बॉन्ड्स रिड्यूस हो सकते हैं, बट टेम्परेचर प्रेशर हाई रहते हैं, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और अगर Cl2 के साथ लाइट में, सनलाइट में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं UV में या HNU में, तो Cl ऐड हो जाता है, जिसे हम गैमेक्सेन कहते हैं, C6H6Cl6 है, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, BHC से भी लिखते हैं इसे। तो ये तो हमने बेंजीन के रिएक्शंस देखे, जहाँ पे कि हम बेंजीन के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि बेंजीन जो है वो 5 रिएक्शंस शो कर रहा है। कौन कौन से रिएक्शंस थे? हेलोजिनेशन था, क्लोरीन ब्रोमीन लगाते हैं, नाइट्रेशन था, NO2 ग्रुप बेंजीन पे लगाते हैं, या फिर सल्फोनेशन था जहाँ पे कि SO3H ग्रुप लगा रहे थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था जहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा रहे थे, एंड असाइलेशन था जहाँ पे कि असाइल ग्रुप लगा रहे थे। ये कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के हैं। इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स में अब देखो रिएक्शंस वही है, वही 5 रिएक्शंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वही 5 रिएक्शंस यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, लेकिन अब एक ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, बेंजीन ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड है, बेंजीन के साथ अब एक ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन पे। तो इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा? ये जो भी ग्रुप G लगाया हमने, प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग रेजेस 2 इश्यूज, 2 प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन, मतलब कि बेंजीन, अब ये ग्रुप लगने के बाद वो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे, वो जो 5 रिएक्शंस थे, उन रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी या फिर रेट कम हो जाएगी? अगर रेट बढ़ जाती है तो इस ग्रुप को हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, इफ रेट इंक्रीजेस, अगर रेट इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन, तो इस G को क्या कहेंगे? G इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप।
मतलब उसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस with respect to benzene, G is an deactivating group. तो ये दो वर्ड्स अब हमें यहां पे मिलेंगे, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो एक्टिवेटिंग, और अगर कम हो रही है तो डीएक्टिवेटिंग। दूसरा जो इश्यू है वो है रिजियो केमिकल आउटकम, मतलब अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन किस जगह पे होगी। कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आकर जुड़ेगा। तीन डिफरेंट पोजीशंस हैं, ऑर्थो पे जुड़ सकता है, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे जुड़ सकता है, एंड वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पे जुड़ सकता है। तो तीन डिफरेंट पोजीशंस है। अब बेंजीन के जैसा केस नहीं है कि बेंजीन में सारे पोजीशंस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल पोजीशन से कहीं पे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तीन अलग अलग पोजीशंस आ चुके हैं, ऑर्थो अलग है, मेटा अलग है, पैरा अलग है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि, तो दो चीजें हो गई। अब दो चीजें, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दूसरा अगर रिएक्शन होती है तो कहां पे होती है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं। कैसे पता करेंगे कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब वो एक एक्टिवेटर है और या फिर डीएक्टिवेटर है। तो आप ग्रुप को के नेचर को समझिए। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है। रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करता है। और अगर बेंजीन कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर हम चाहेंगे कि अगर रिएक्शन को फास्ट बनाना है तो हम चाहेंगे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये CH3 ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो फिर उससे क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज आसानी से रिएक्शन कर पाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आसानी से रिएक्शन कर पाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो ये जो CH3 है इसे हम कैसा ग्रुप कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप। वैसे ही आप OCH3 को देखो, एनिसोल को देखो, एनिसोल के अंदर ऑक्सीजन जो है ये बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं वो आने चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया रहना चाहिए, तब यहाँ पे आंसर करना आसान हो जाएगा। अगेन वो वन शॉट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसके पहले वाले में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में। यहाँ पे अगर हम सोचें तो ऑक्सीजन एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ बाई इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो OCH3 है ये -I इफेक्ट आप इसे कह सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड इसके पास लोन पेयर्स हैं, और इस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड भी कर रहा है बेंजीन रिंग पे, जो कि +R इफेक्ट, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड कर रहा है। पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में क्लैश हो रहा है, इन जनरल जो विनर है वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, एंड वास्टली डोमिनेट करता है इस इंडक्टिव इफेक्ट को। तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल क्या सोचना है, रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, एंड देयरफॉर ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। साथ ही अगर तुम ये भी सोचो कि इन तीनों में से, जैसे मानो कि ये A है, ये B है और ये C है, अभी पहले हम A और B में अगर कंपेयर करें कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। CH3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्लियरली कोई लोन पेयर नहीं है, तो CH3 केवल इंडक्टिव इफेक्ट से या हाइपर कॉन्जुगेशन से CH सिग्मा बॉन्ड से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देखो किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, तो ये A और B में B ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगा। वही C में सेम कंडीशन, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है बट रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन और ये कंडीशन डिफरेंट है। इधर एक इसका जो लोन पेयर है वो इधर भी इन्वॉल्व है एक्चुअली। अगर आप सोचो तो इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरफ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है,
एंड देयरफॉर ये उतना इफेक्टिव नहीं है कॉन्जुगेशन में जितना कि ये है। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ट्रांसफर CH3 से तो ज़्यादा ही कर रहा होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें या रेट ऑफ EAS को कंपेयर करें यहाँ पे, तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन है वो B कर रहा है, फिर C कर रहा है और फिर A कर रहा है। B में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है। C में पीछे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है थोड़ा। एंड A में सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से जो ट्रांसफर होती है वो ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होती। तो ये जो ABC तीनों हैं, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ये एक्टिवेटर्स हैं। नीचे वाले एग्जांपल्स में अगेन यहाँ पे एक तो CH3 ग्रुप आ गया है CH3, और CH3 तो एक्टिवेटिंग है। इसे चलो अब हम अगेन वापस से लेट्स से कि इसे DEF लिख रहे हैं। CH3 के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक्टिवेटिंग है। इस ग्रुप के बारे में हम E के बारे में देखते हैं। E में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है? क्या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि इसे डोनेट करे? नहीं है। बट ये क्या कर रहा है, कार्बन जो ऑक्सीजन जो है ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, -R इफेक्ट शो कर रहा है। और अगर -R इफेक्ट शो कर रहा है तो फिर ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। अगर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जो रिएक्शन करने को आ रहा है वो भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके साथ रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो ग्रुप है जो C डबल बॉन्ड O है, इसे हम क्या कहेंगे, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एंड सिमिलरली NO2 भी, अगर आप NO2 के स्ट्रक्चर को देखो तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास ये O-N+ है। तो नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट भी स्ट्रांग है क्योंकि दो दो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब खींच रहे हैं, साथ ही रेजोनेंस इफेक्ट से भी खींच रहा है। दोनों इफेक्ट से ये इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है एंड देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ EAS को कंपेयर करते हैं तो रेट ऑफ EAS जो है D में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे तो ये एक्टिवेटिंग ही है, फिर E, फिर F। E और F में कैसे सोच रहे हैं? E और F में हम एक तो रेजोनेंस से सोच रहे हैं एंड दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है तो हम उससे सोच रहे हैं। तो E और F जो दोनों हैं E and F, they are deactivators. एक हम इफेक्ट यहाँ पे हेलोजेंस का देख रहे हैं। बेंजीन के साथ अगर Cl ग्रुप लगा हुआ है तब क्या होगा? बेंजीन के साथ Cl लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है। इसका ये एक एक्सेप्शनल केस है थोड़ा। अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें क्या बता रहा है कि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, -I इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या बता रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट हमें ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, +R इफेक्ट है। लेकिन क्या रेजोनेंस यहाँ पे स्ट्रांग है? अगर रेजोनेंस के लिए हम सोचें तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर रही है तो ये माइनस बन रहा है ऐसा। क्या ये पाई बॉन्ड स्टेबल होगा ज़्यादा? C और Cl में अगर कंपेयर करें, कार्बन का जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो है 2p ऑर्बिटल। क्लोरीन का जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो है 3p ऑर्बिटल। एंड इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है ये है पुअर ओवरलैप। और इस पुअर ओवरलैपिंग की वजह से जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे वीक हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे कि रेजोनेंस वीक रहता है और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है। लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्वियसली हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये जो Cl जब लग गया तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये एक डीएक्टिवेटर हो जाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्लोरीन डीएक्टिवेटर है। अच्छा, अगर हम उन्हीं 3 एग्जाम्पल्स को जो हमने पीछे लिया था उसको अगर आप कंपेयर करने की ट्राई करो कि इन तीनों में सबसे
ये तीनों ही डीएक्टिवेटर्स हम ले रहे हैं, तीनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा कम करेगा, कौन सा के रेस्पेक्ट में कम करेगा। ये लेट से 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप सोचो तो सबसे इन तीनों में रेट ऑफ ईएएस को अगर हम कंपेयर करें तो रेट ऑफ ईएएस क्या हो जाएगा, 1 जो है ये फास्ट होगा इन दोनों से, 2 में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और 3 में तो काफ़ी ज़्यादा विड्रॉवल है। ये तीनों ही कैसे ग्रुप्स हैं, दीज 3 आर डीएक्टिवेटर्स, ये तीनों ही डीएक्टिवेटर्स हैं। ये तो हो गया, ये डिस्कशन हो गया कि एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें हम। इसके आगे अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन, रिएक्शन किस जगह पे होगी। तो ये समझने के लिए कि रिएक्शन किस जगह पे होगी, सबसे पहले हम एनिसोल के केस को लेते हैं। एनिसोल का अगर हम केस देखें तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि एनिसोल जो था OCH3 जब ग्रुप लगा हुआ था तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ये बेंजीन पे बढ़ा रहा है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एनिसोल में रिएक्शन किस जगह पे, तो ये हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा गाइड कर रहा है, और अगर रेजोनेंस को देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप देख सकते हो कि पहले नेगेटिव यहाँ पे आया ऑर्थो पोजीशन पे, फिर इसको हमने पैरा पे लेकर गए और फिर पैरा से वापस ऑर्थो पे आ गया। अगर आप यहाँ पे इसका हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बन रहा है, इस जगह पे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कुछ, ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इस कार्बन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव। मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं है रेजोनेंस का, इस पे आ रहा है नेगेटिव और इस पे आ रहा है नेगेटिव। ये तीन जगह पे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है एंड ये तीनों जगह ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, एंड देयरफॉर ये स्टेटमेंट है ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये हमें ध्यान रखना है। वो CH3 जो था वो एक्टिवेटर था, रिएक्शन बढ़ा रहा था, और अगर रिएक्शन होगी तो कहाँ पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होगी। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज, अब जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई E+ रिएक्शन करने को आता है तो वो किस जगह पे जाएगा, वो या तो पॉजिटिव ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मानो कि हमने नाइट्रेशन रिएक्शन करवाया, वो CH3 है, अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे मे भी कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ऑलरेडी रिएक्शन यहाँ पे जो रिंग है वो काफ़ी एक्टिवेटेड है। तो दो जगह पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। जनरली जो पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता है क्योंकि ऑर्थो वाले जगह पे अगर सोचो तो यहाँ पे ये ग्रुप का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है एंड बल्कि ग्रुप होने के कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस लगाता है, जिसकी वजह से हम जनरली पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में, अगर ये पता चल गया है कि वो एक्टिवेटर है, तो केमिस्ट्री में वैसे भी ऑल वाले स्टेटमेंट्स काफ़ी रेयर मिलते हैं। ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, हमने यहाँ पे ऑल लिखा है, तो जितने भी एक्टिवेटर्स हैं अगर वो एक्टिवेट कर रहा है रिंग को तो वो कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑल नहीं लिखा, मोस्ट डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टर्स। अगर वो डीएक्टिवेटर है, जैसे कि CO ग्रुप था, NO2 था, ये सब डीएक्टिवेटर्स थे, तो डीएक्टिवेटर्स के साथ साथ वो मेटा डायरेक्टर्स हैं। और मेटा डायरेक्टर्स क्यों हैं, ये आपको NO2 के एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दो और स्ट्रक्चर्स हैं NO2 के, इसको हमने ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे, समझने के लिए हम केवल बेंजीन रिंग को देख रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड ड्रॉ करते हो इसकी, देखो पाई बॉन्ड रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, -R इफेक्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया, पैरा पे पॉजिटिव आया, फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया। ऐसे भी जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही है, मेटा पे कोई रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता है। इस पाई बॉन्ड को अगर देखो तो पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इस जगह प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है, एंड बेंजीन रिंग पे वैसे ही प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, पे पार्शियल नेगेटिव,
नाइट्रोजन पे फुल पॉजिटिव है, एंड इस कार्बन पे ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, एंड अगेन ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है। तो NO2 क्या है? NO2 डीएक्टिवेटर है, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली है। तो अब जो रिएक्शंस होंगी वो काफी स्लो होंगी। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कहाँ जाएगा रिएक्शन करने के लिए? वैसे तो वो कहीं जाना ही नहीं चाहेगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव का उसे क्लाउड दिख रहा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिख रही है उसे। लेकिन अगर रिएक्शन को फोर्स कराया जाए तो रिएक्शन कहाँ पे होगी? रिएक्शन कहाँ पे होगी? मेटा पे होगी, क्योंकि मेटा पे कोई पॉजिटिव नहीं है। ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि मेटा जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। बाकी जो ऑर्थो और पैरा है दे आर इलेक्ट्रॉन पुअर। इसकी वजह से मजबूरी में रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? मेटा पे हो रही है। बाकी मेटा भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये तीनों ही गरीब है ऐसा समझो। लेकिन ज्यादा गरीब कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्थो एंड पैरा है देन मेटा। तो रिएक्शन मजबूरी में कहाँ पे हो रही है? मेटा पे हो रही है। अगर आप रिएक्शन में प्रोडक्ट देखोगे, जैसे मानो कि NO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन है, सॉरी नाइट्रोबेंजीन में अगर हम लेट्स से Br2Fe की रिएक्शन करवा रहे हैं तो तुम्हें हीटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, हालांकि ज़्यादा लिखते नहीं हैं। तो रिएक्शन कहाँ पे हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी मेटा पोजीशन पे। जो मेजर प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो मेटा ब्रोमो बन रहा है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। एक्सेप्शनल केस ऑफ हेलोबेंजीन, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लोरोबेंजीन को, जहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था, और इंडक्टिव इफेक्ट जब डोमिनेट कर रहा था तो हमने देखा था कि वो डीएक्टिवेटर है। लेकिन डीएक्टिवेटर होने के साथ साथ अगर इसका तुम हाइब्रिड बनाओ, तो जब हाइब्रिड बनाओगे तो तुम्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। एंड इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तुम देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आ रहा है। तो इवन इफ रेजोनेंस वीक है, एक्चुअली रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही वीक हैं। अगर इसका तुम हाइब्रिड बनाते हो, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सी जगह पे जाएगा? क्लियरली ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे अभी क्या आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे वो जाना चाहेगा। वैसे तो रिएक्शन स्लो करेगा, लेकिन अगर करता है तो फिर ऑर्थो या पैरा पे करेगा। तो एक्सेप्शनल क्यों है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा मोस्ट डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टर्स, तो मोस्ट में ये नहीं आता है फिर, है ना? अगर ये भी इंक्लूड हो जाता तो ये ऑल डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टर्स हो जाते। तो जो क्लोरोबेंजीन है दे आर डीएक्टिवेटर्स बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये, है ना? मतलब रिएक्शन होगी तो कहाँ पे होगी? ऑर्थो एंड पैरा पे, नॉट ऑन मेटा। बाकी डीएक्टिवेटर्स जो हैं वो सारे डीएक्टिवेटर्स कहाँ पे रिएक्शन करते हैं? मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए हमने लिखा मोस्ट डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टर्स। ये टेबल है कंप्लीट, जो कि हमें ये रिएक्शन में देखना सिखा देगी कि कहाँ पे कैसे ग्रुप्स हैं, कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा डीएक्टिवेटर है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हल्की अगर आपको दिख रही है इस लाइन के ऊपर जो है वो सारे एक्टिवेटर्स हैं, और इस लाइन के नीचे जो हैं दे आर डीएक्टिवेटर्स। एंड साथ ही यहाँ तक ये लाइन है, इधर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, या ये है बेंजीन का रीजन, इस लाइन पे बेंजीन है समझ लो। ये जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन से फास्ट रिएक्शन करेंगे, और इधर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, इधर जाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। रेट ऑफ EAS की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं
तो बेंजीन से थोड़ा फास्ट रिएक्शन करेंगे। वीक एक्टिवेटर्स हैं, दीज आर मॉडरेट एक्टिवेटर्स। मॉडरेट एक्टिवेटर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इसे तुम थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता और यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, इन दोनों के बीच इसके ऊपर बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्ग के थोड़ा नीचे बिलोंग करता है। बाकी फिनॉल, फिनॉक्साइड, एनिलीन, ये सब जो ग्रुप्स हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हैं, ये रिएक्शंस को बहुत ही फास्ट करवा सकते हैं एंड दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इस लाइन के नीचे देखें तो डीएक्टिवेटर्स हैं, जैसे हेलोजन है डीएक्टिवेटिंग था बट एक्सेप्शन था, देखा हमने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके नीचे ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे कार्बोनिल ग्रुप्स जो हैं दे आर मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स, और ये कुछ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स हैं। जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो जाता है। CX3 है, मतलब लाइक CCl3, CF3, ये सब कैसे ग्रुप्स हैं? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स हैं। और जो मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग है, ये सब के सब कैसे हैं? मेटा डायरेक्टर्स हैं। एंड इसके ऊपर सारे के सारे कैसे थे? ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग हेलोजेंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कि हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। 2019 का क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन हमें बतानी है। सबसे फास्ट OMe, एनिसोल में यहाँ पे क्योंकि Cl है, डीएक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रांगली मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कह सकते हो, ये वीक एक्टिवेटिंग है एंड ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है। तो B सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, B के बाद C है, ये दोनों एक्टिवेटर्स हैं। ये एक्टिवेटेड रिंग है, A और D में डीएक्टिवेटेड रिंग है, तो D सबसे स्लो करेगा यहाँ पे, तो ये C आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में भी हमें रेट ऑफ EAS में अरेंज करना है। फिर से देखो, Cl वीक डीएक्टिवेटिंग है, मतलब रिएक्शन को स्लो करेगा बट ज्यादा स्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि वीक है। ये वीक एक्टिवेटिंग है, मतलब रिएक्शन को फास्ट करेगा बट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे कार्बोनिल लगा हुआ है, दिस इज मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, मतलब वीक स्लो करेगा रिएक्शन को। तो B यहाँ पे फास्ट है, B के बाद क्या आ जाएगा? A आ जाएगा एंड देन C, क्योंकि C में मॉडरेटली डीएक्टिवेट कर रहा है और ये वीकली डीएक्टिवेट कर रहा है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिए हुए, इन एग्जांपल्स में हम फटाफट प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करते हैं। आप चाहो तो स्टॉप कर लो रिएक्शन अभी वीडियो को एंड इसके बाद फिर प्रोडक्ट देखो सही बना रहे हो या नहीं। एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ग्रुप का साइज बड़ा है तो हम प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे बनाएंगे? प्रोडक्ट को हम पैरा पे ज़्यादा बनाएंगे, मतलब यहाँ पे ये Br लग गया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। साथ ही ऑर्थो भी थोड़ा बनेगा, चाहो तो दोनों ही बना सकते हो, लेकिन ये माइनर बनेगा। मेटा बहुत ही कम बनता है तो हम नहीं बनाते हैं। अब ये कैसा ग्रुप है? जब ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटर था, और डीएक्टिवेटर्स कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है वो मेटा पोजीशन पे रिएक्शन हो जाएगी, Br यहाँ पे लग जाएगा। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होगी, लेकिन अगेन ग्रुप की साइज ज़्यादा है तो हम पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे एंड ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बना देंगे। मेटा को नहीं ड्रॉ करते हैं क्योंकि मेटा में प्रोडक्ट्स बहुत ही कम फॉर्म होते हैं। अगेन रिएक्शन को स्टॉप करके आप फटाफट प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो। Br कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर था, रिएक्शन स्लो करता है, लेकिन रिएक्शन कहाँ पे करेगा? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अगेन पैरा ही मेजर हम बनाते हैं, यहाँ पे भी Br की साइज ज़्यादा है तो फिर ये पैरा मेजर प्रोडक्ट है। नाइट्रेशन, NO2 पे नाइट्रेशन कर रहे हैं, रिएक्शन काफ़ी स्लो करता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है, एंड जो जितने भी डीएक्टिवेटर्स हैं एक्सेप्ट दीज हेलो बेंजीन्स, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हम रिएक्शन करवा देते हैं। दो रिंग्स दी हुई है, कौन से रिंग पे रिएक्शन करवाएं? अगर इस रिंग के बारे में सोचो, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो कि लोन पेयर इधर ट्रांसफर कर सकता है, ये रिंग एक्टिवेटेड है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है,
तो ये है एक्टिवेटेड रिंग और ये है डीएक्टिवेटेड रिंग। डीएक्टिवेटेड है तो इस पर रिएक्शन स्लो होगी काफ़ी, इधर रिएक्शन फास्ट होगी। तो प्रोडक्ट हमें इधर वाली रिंग पे बनाना है, इस तरफ वाली रिंग पे हम ब्रोमीन लगा देते हैं, दूसरी तरफ वाली रिंग पे रिएक्शन अभी नहीं करवाएंगे। ये 3 और रिएक्शंस हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करके प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो। एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ग्रुप का साइज ज़्यादा है तो फिर हम पैरा प्रोडक्ट बना देते हैं मेजर, ऑर्थो भी थोड़ा बन जाएगा। ये कैसा ग्रुप है? ये है डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटर्स कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। बी आर लगाना है हमें Br2Fe के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मेटा पोजीशन पे Br लगा देंगे। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है तो CO2H है अगेन, तो मेटा पे हम NO2 लगा देते हैं। तो बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हमने देखा था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये कुछ लिमिटेशंस हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के जो कि हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशंस, नॉट इन एसाइलेशंस। एसाइलेशन में हमने देखा था कि कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। और जब कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा तो आप जो प्रोडक्ट डिज़ायर कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो कि बनना चाहिए, वो प्रोडक्ट फिर हो सकता है नहीं बने। जैसे मानो कि ये हमने प्रोपाइल क्लोराइड लिया, AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये सोच करके कि हमें चाहिए प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन दिक्कत क्या है, जब ये कार्बोकैटायन बनाता है, Cl जो है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करके AlCl4- बन जाएगा और ये बन जाएगा कटायन। अब ये जो कटायन है दिस इज 1 डिग्री एंड दिस कैन रीअरेंज, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये 1 डिग्री से 2 डिग्री कटायन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ मोर स्टेबल। और जब ज़्यादा स्टेबल बन गया तो ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ये बनता है माइनर, और जो अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है या क्यूमीन है, ये बन जाएगा एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट है। ये कम बनेगा, जिसे हम सोच रहे थे कि ये ज़्यादा इस रिएक्शन का पर्पस ही तो यही था कि हम ये प्रोडक्ट बनाएं। अगर यही बनाना रहता तो फिर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेकर बना लेते। तो क्लियरली यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रही है, और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, रीअरेंज होकर सेकेंड पोजिशन पे चला जाएगा, और जब सेकेंड पोजिशन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। बनना था नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, लेकिन क्या बन गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक लिमिटेशन है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अराइल एंड विनाइल ग्रुप्स, अराइल एंड यहाँ पे विनाइल आएगा ये अराइल एंड विनाइल ग्रुप्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब जैसे ये है तो यहाँ पे आप इस Cl को यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर इस Cl को हटाते हो तो विनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज़ वेरी अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन में फॉर्म ही नहीं होता। दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, तो फॉर्म नहीं होगा तो फिर अगर आप ये सब रिएक्शन करवाना चाहोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। या फिर आप बेंजीन के साथ बेंजीन ही ऐड करना चाहोगे कि यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेते हैं और AlCl3 के साथ डाइफिनाइल बना लेंगे, तो इसके साथ भी नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि Cl निकलेगा तो फिनाइल कटायन बन जाएगा, एंड फिनाइल कटायन भी काफ़ी अनस्टेबल। तो ये 2 लिमिटेशन एल्काइलेशन के हैं। एक और लिमिटेशन है पॉली एल्काइलेशन इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये अभी जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन भी आया था कि कौन से रिएक्शन में पॉली एल्काइलेशन होता है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता है। क्यों होता है ये देखते हैं। अब जैसे बेंजीन के साथ हमने ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है, तो सबसे ये Cl निकला, पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ गया है बेंजीन के साथ। जैसे ही ये कुछ प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना शुरू कर देगा तो बेंजीन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है, ये एक्टिवेटेड है। और अगर एक्टिवेटेड है, जैसे मानो कि ये 50% रिएक्शन हो गई लेट से, अब ये 50 बचा हुआ है,
और ये 50 बना है। अब अगर रिएक्शन को चूज करना है कि कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ये फास्ट रिएक्शन करेगा, तो आगे के जो रिएक्शंस होंगे फिर वो इस पे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज पॉली एल्काइलेटेड। अब ये क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था तो हमने पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बना दिया क्योंकि ग्रुप का साइज ज्यादा है। फोर्थ रिएक्शन तो ये 3 लिमिटेशन थे एल्काइलेशन के। सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि रीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं कार्बोकैटायन के। दूसरा था कि विनाइल एंड अराइल कटायंस हम बना नहीं सकते तो ऐड नहीं कर सकते। तीसरा है पॉली एल्काइलेशंस। तो एल्काइलेशन में इन लिमिटेशंस की वजह से हम ये कहते हैं कि जो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है वो बेटर है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। और क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि पॉली असाइलेशंस नहीं होते हैं ना। जैसे अगर हम सोचें कि पॉली असाइलेशन हो सकता है क्या, तो पॉली असाइलेशन नहीं होते क्योंकि बेंजीन के साथ जब असाइल ग्रुप जुड़ेगा, RCOCl मानो जुड़ना है, हमें RCO ग्रुप जोड़ना है, सब्सटीट्यूट करना है, तो इसके साथ COR ग्रुप हमने लगा दिया। अब ये जो है ये डीएक्टिवेटेड रिंग है और डीएक्टिवेटेड रिंग के कारण रिएक्शन हमेशा इसी पे होगी क्योंकि वो काफ़ी स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो कोई पॉली असाइलेशंस नहीं होते हैं, नो पॉली असाइलेशंस, पॉली असाइलेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन पॉली अल्काइलेशन तो हो रहा था और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो जो असाइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, इट इज बेटर देन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये बनाना है, लेट्स से अगर आपको नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो फिर आप नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाओगे? क्योंकि एल्काइलेशन से तो नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पाथ का यूज करते हैं कि सबसे पहले हम असाइलेशन कर लेते हैं। असाइलेशन करने से क्या होगा कि ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ये बन गया, COCl बन गया। और इसके बाद फिर हम इसकी रिएक्शन कर, अब इसका बस रिडक्शन कर दो। एल्डिहाइड कीटोन्स, ये कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो 2 रिडक्शन यूज कर सकते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते हो और या फिर वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज कर सकते हो। मतलब इसकी रिएक्शन करवा सकते हो अमलगमेटेड जिंक के साथ ZnHgHCl क्लीमेंसन रिडक्शन, और या फिर N2H4 KOH हीटिंग कर सकते हो, तो ये बन जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन सीक्वेंस है जो कि पूछते हैं यहाँ पे। फोर्थ लिमिटेशन पे आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, मतलब दोनों ही, यहाँ पे एल्काइलेशन की नहीं, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन दोनों की लिमिटेशन है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस की ही बात करें, डू नॉट अकर ओवर मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग्स। जो भी मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग्स थे, आप उस टेबल में जाके देख सकते हो कि मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड कौन कौन से थे। इस टेबल में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सारे ग्रुप्स हैं इसके नीचे ये मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग्स हैं। जब कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ रहता है, NO2 है, CH3 है, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं दे आर मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड। और इनके साथ जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस इनके साथ नहीं होंगे क्योंकि ये इतना स्लो कर देते हैं रिएक्शन को कि वो एसेंशियली नो रिएक्शन हो जाता है। ना ही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, ये तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन भी नहीं होगा एंड असाइलेशन भी नहीं होगा। तो नाइट्रो NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो दोनों ही रिएक्शन नहीं होंगे। यहाँ पे Cl आएगा असाइलेशन करने के लिए। बेंजीन के साथ कुछ और रिएक्शंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड, और इस स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग को एक्टिवेटर बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटा डायरेक्टर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, H2PD के साथ रिएक्शन कर सकते हो, या फिर इसकी रिएक्शन LiLH4 ZnFeHCl से कर सकते हो, SnHCl से कर सकते हो। इन सब को यूज करके NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है, इस एल्काइल ग्रुप को हम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर है, जैसे मानो कि टोल्वीन है, CH3 ग्रुप है, तो इस CH3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में, या फिर यहाँ पे अगर इथाइल है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में।
कोई भी ग्रुप अगर है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं, OH माइनस हीटिंग कर रहे हैं, KMnO4 OH माइनस हीट फर्स्ट स्टेप में, सेकंड H प्लस ऐड करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम है तो एसिड तो बनेगा नहीं फिर तो ये CO2H बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन आप इथाइल के साथ करवाते हो, ब्यूटाइल के साथ करवाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम रिएक्शन अगर आप किसी भी यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले ले तो इसके साथ ये सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे। बस एक ही है कंपाउंड जो कि रिएक्शन शो नहीं करता है, वो है टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। अगर इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे बेंजीन के साथ, टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे जो कार्बन है ये अगर टर्शरी कार्बन है तो ये सेम रिएक्शन हम अगर करवाते हैं KMnO4 के साथ तो ये नो रिएक्शन हो जाए। बाकी रिएक्शंस कर लेते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है, मतलब यहाँ पे R जो है, R शुड नॉट बी टर्ड ब्यूटाइल। एक तो ये एग्जांपल है, बाकी टर्शरी कोई और ऐसा रहता है तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी सब बेंजोइक एसिड ही बन जाता है, चाहे 4 कार्बन लो 5 कार्बन लो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। रिएक्शन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, H2CrO4 यूज कर सकते हो। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे वर्क करेंगे। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, बेंजाइल पोजीशन पे CH3 इस कार्बन पे हेलोजिनेशन करना है, Br2HNu के साथ रिएक्शन कर सकते हो या फिर NBS के साथ रिएक्शन कर सकते हो। Br2HNu के साथ रिएक्शन करेंगे तो या Br2 हीटिंग तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लग जाएगा। एक बार और रिएक्शन कर दोगे तो एक और Br लग जाएगा, एक और Br लग जाएगा, ऐसे रिएक्शंस हो जाएंगे। ये कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन, जेईई मेन के क्वेश्चन है पुराने। 23 का ही क्वेश्चन है ये तो। HF के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्कीन है तो एल्कीन H प्लस के साथ पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। ये जो एल्कीन दिया हुआ है यहाँ पे, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा कटायन, और ये कटायन बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो ये प्रोडक्ट ये बन गया। बेंजीन के साथ ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह रिएक्शन हो जाएगी, तो जहाँ पे ये 3 डिग्री कटायन बन रहा है, इस 3 डिग्री कटायन के साथ ही वो बेंजीन जुड़ जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म्ड, देख सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लिया हुआ है, AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये Cl माइनस निकल जाएगा और ये कटायन बनेगा, और ये कटायन रीअरेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री कटायन में। तो 2 डिग्री कटायन किस में बन रहा है, ये CH2 CH3 यहाँ पे मिसिंग है तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। CH2 आ जाएगा, एक से 3 कर देते हैं, एक हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो 3 कार्बन था, CH3 CH, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे पहले और एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये भी CH3 है और ये CH प्लस बन गया। सिंपल से रिएक्शंस बस पूछ रहे, रिएक्शन भी नहीं पूछा है, बस इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर हमें कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट का आइडिया है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट, तो पहला रिएक्शन Br2Fe के साथ कर रहे हैं, तो बेंजीन की रिएक्शन जब हम Br2Fe के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, Br बन जाएगा, पहले ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा ये। फिर सेकेंड रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, आगे की रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन्स या अल्कोहल्स के जैसी हैं, तो ये MgBr बन गया। एंड फिर इसके रिएक्शन CH3OH के साथ कर रहा है। अब CH3OH के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव करता है, माइनस, और ये हाइड्रोजन गेन कर लेगा C माइनस, तो ये यहाँ पे CH बन जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। बी आंसर है इसका। बेंजीन ऑन नाइट्रेशन gives nitrobenzene in the presence of HNO3 and H2SO4 mixture where both H2SO4 and HNO3 act as a basis। ये तो गलत है, अभी हमने डिस्कस किया था, HNO3 बेस के जैसा बिहेव करता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है उससे तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। HNO3 acts as an base and H2SO4 acts as a acid। The correct sequence of reagents used in preparation of 4-bromo 2-nitroethyl benzene from benzene,
बेंजीन से बना रहे हैं, बेंजीन से हम क्या बना रहे हैं, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बनाया, 4 पे ब्रोमो बना देते हैं, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो। ये कन्वर्जन करना है हमें, और इस कन्वर्जन को करने के लिए हमारे पास ये सारे रिएजेंट की सीक्वेंस दी हुई है। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले CH3COCl लिया हुआ है। एक एक करके अगर हम इन रिएजेंट्स पे वर्क करें तो जैसे ए वाले में अगर हम आते हैं तो बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ जब हम CH3COCl की रिएक्शन करवाएंगे तो ये COCH3 ग्रुप जुड़ गया इस पे। इसके बाद Br2, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग है अब, तो फिर Br2 कहाँ जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा, लेकिन हमें Br फोर्थ पोजीशन पे लगाना है, तो ए तो गलत हो गया। फिर दूसरे बी ऑप्शन में भी सबसे पहले यही किया है, फिर इसके बाद इसने क्या किया, अमलगमेटेड जिंक के साथ रिएक्शन कर दिया, क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहा है। क्लीमेंशन रिडक्शन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। एंड इसके बाद Br2, तो अब Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर, तो ये दो जगह पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा, तो अभी हम पैरा पे बना रहे हैं। एंड देन HNO3 H2SO4, तो ये अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके बाद जब ये रिएक्शन करेगा HNO3 H2SO4 के साथ, तो फिर ये NO2 यहाँ पे लग रहा है। तो ये बी तो हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एक बार सी ऑप्शन के साथ भी चलते हैं। तो सी ऑप्शन में ये बी की रिएक्शन सीक्वेंस है। सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बेंजीन से सबसे पहले इसने रिएक्शन करवाया Br2 AlBr3 का, तो बी ब्रोमीन लग गया यहाँ पे। इसके बाद CH3COCl, तो अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा इधर, एंड Br लगा है। एंड इसके बाद HNO3 H2SO4 की रिएक्शन करवा रहा है। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 अब कौन से पोजीशन पे लगेगा, NO2 अब इसके मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। यहाँ पे तो हमें लगाना ही नहीं है, हमें तो सेकंड पोजीशन पे चाहिए NO2, तो ये तो फिर गलत हो गया, सी भी गलत है। डी में सबसे पहले HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। अगर डी में देखो तो बेंजीन के साथ पहले HNO3 H2SO4, पहले NO2 बन गया, फिर ब्रोमीन लगा रहे हैं, तो NO2 के साथ NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 है एंड Br लग गया मेटा पोजीशन पे। अब CH3COCl, तो इसके बाद अब ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं। अभी हमने लिमिटेशन में देखा था कि जब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग रहती है, ध्यान करो कि फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस में जस्ट अभी हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस डू नॉट अकर ओवर मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिव। अगर NO2 लगा हुआ है साथ में Br भी लगा हुआ है, दोनों ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होंगे। तो वही यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कैच है कि ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी अब, तो बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जहाँ पे कि रिएक्शंस को यूज कर रहा है क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन एल्कीन है, पॉजिटिव चार्ज जब ये इसके साथ हम ऐड करेंगे, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, H+ के साथ अब 2 डिग्री कटायन हम नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि 2 डिग्री कटायन जो होगा NO2 के कारण वो कम स्टेबल हो जाएगा। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव को इससे दूर रख रहे हैं, और दूर रखेंगे तो फिर सी के में सी ऑप्शन सही बैठ रहा है फिर इसके साथ। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन, अगेन देखो ये जो Cl है, ये Cl यहाँ से डिपार्ट करेगा और ये बन जाएगा कटायन। अब ये ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो यहाँ पे तो इधर तो रिएक्शन नहीं करवाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, दो ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरफ ये Cl, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ जुड़ जाए, तो देखो कौन सा प्रोडक्ट है, ए तो नहीं है, बी में भी इस ऑर्थो वाले पोजीशन के साइड में जोड़ रहा है, सी भी नहीं है, डी में देखो पैरा की तरफ जोड़ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह की रिएक्शन अगेन मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो Cl निकलेगा तो ये कटायन बनेगा, और वो जो कटायन है वो रीअरेंज होकर, क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो कटायन यहाँ पे बनेगा ये रीअरेंज होकर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 3 डिग्री कटायन बन गया
OCH3 है, तो ये 3 डिग्री वाले पोजीशन के साथ ये जुड़ जाएगा, तो फिर ये 1 2 3 4 5 ये इस तरफ से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और यहाँ पे ये जुड़ गया। The electrophile E plus attacks the benzene ring to generate the intermediate sigma complex. Which of the following sigma complex is of lowest energy? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे लो एनर्जी का कौन सा है? तो NO2 ग्रुप क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर NO2 के साथ रख दें तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इसे अनस्टेबल बना रहा है और तीनों में ही NO2 लगे हुए हैं। बस यहाँ पे ऑप्शन है, ऐसे भी सोच सकते हो कि ये बेंजीन की रिएक्शन है और नाइट्रोबेंजीन, तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? तो बेंजीन फास्ट रिएक्शन करेगा देन नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2। हमने देखा था कि बेंजीन की रिएक्शन जब करवा देते हैं सनलाइट में HNu में, तो फिर गैमेक्सेन बन जाता है, ये सभी जगह पे Cl लग जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज C6H6Cl6। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले बेंजीन बन गया एंड बेंजीन के साथ COHCl, गैटरमैन कोच रिएक्शन है, बेंजीन बनाया पहले एंड CO प्लस HCl की जब रिएक्शन करते हैं तो इससे बन जाता है बेंजल डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप देख सकते हो इस रिएक्शन को, ये बेंजल डिहाइड बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl या फिर CuCl। तो द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये 6 कार्बन sp2 है और इसके साथ ये भी जो है, तो टोटल 7 इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन आ जाएंगे। तो ये सारे रिएक्शंस थे इसमें, जो कि मोस्टली एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। EAS के रिएक्शंस आगे, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें रिएक्शन की सीक्वेंस यूज होती है, तो सीक्वेंस में काफ़ी काम आता है। तो एक बार रिएक्शंस को देखो, समझो, होपफुली ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें। थैंक यू वेरी मच।